नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी हथियार। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। अब भी उनकी निगाह मेन्यू से लिपटी हुई है। उनकी आंखें उनकी ऊपर नीचे टोहती सरकती नज़र को छूकर अनमनी सी इधर उधर उचकती अपनी बढ़ती ऊब को नियंत्रित नहीं कर पा रही हैं। बूढ़े होने को आए, जाने इतना समय क्यों लगाते हैं चीज़ें चुनने में कि उनके स्वाद की ललक ही क्षीण हो जाए। मेन्यू में दर्ज खाद्य वस्तुओं की सूची इतनी लंबी चौड़ी भी नहीं कि चुनने में भ्रम की स्थिति हो जाए। जानते हैं वह, और खूब अच्छी तरह से जानते हैं, कितनी मुश्किल से वह उनका साथ पाने के लिए अपने गहरे गुथे समय में कुछ समय झटक पाती है। सुबह नींद टूटते ही सोचना शुरू कर देती है, आज उसे क्या कुछ निपटाना है, सांझ को उनसे कैसे मिलना है। बीच में कई रोज़ समय ना हथिया पाने से उनसे मिलना संभव नहीं हो पाता। फ़ोन पर बातें करके ही संतुष्ट हो लेना पड़ता है। फ़ोन पर बतियाकर उन्हें संतुष्टि नहीं होती। उन्हें उसकी नौकरी पर खींच होने लगती है। काम निपटाकर वह क्यों नहीं अपने बॉस से कह पाती कि उसे उनसे मिलने पहुंचना है। कौन सा कानून उसे मिलने से रोक सकता है। जाने कैसा दफ्तर है उसका। उनके दफ्तर में तो लड़कियां रजिस्टर साइन करने के बाद दिखती ही नहीं। बातें सुनते सुनते वह उनका ध्यान दूसरी ओर मोड़ना चाहती है, उनके जुकाम का मुद्दा उठाकर या उनके साइटिका पेन का हाल पूछकर। नई किताब कौन सी पढ़ रहे हैं वे, क्या करूं जुकाम के लिए। उसके आड़े हाथों लेते ही वे समर्पण की मुद्रा की ओट हो लेते हैं। वह सयानों सी समझाने लगती है, केमिस्ट की दुकान से फ़ौरन विटामिन सी की गोलियां मंगवाइए, सिर पर तौलिया डालकर सुबह शाम भाप लीजिए। उनकी आवाज़ से लग रहा है कि उन्हें हरारत है। उनका जवाब उसे तनिक आश्वस्त कर देता है। उसे अधिक चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। बुखार लगता ज़रूर है उन्हें, मगर थर्मामीटर उनके इस लगने को सिर से झुठला देता है। कितने अकेले हैं वह भी इस उम्र में। जहाँ तक उसे याद है 6 महीने भर शेष हैं उनके अवकाश प्राप्त करने में। एक आध वर्ष का एक्सटेंशन मिल सकता है उन्हें। एक्सटेंशन पाने के लिए वे विशेष जुगाड़ करने के पक्षधर नहीं हैं। अपने आप मिल जाए तो उन्हें काम करने में कोई आपत्ति भी नहीं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके काम की संजीदगी पहचानी जाएगी। वैसे आज भी उनसे मिलना मुश्किल ही था। उनकी मेज़ पर से निवटी फाइलें उठाकर ले जाने आए चपरासी मादले ने सहसा ही उसे सुखद सूचना दी। कपूर साहब लंच के बाद ही चले गए। मैडम 4:30 बजे की उनकी फ़्लाइट थी। कोलकाता गए, परसों लौटेंगे, यानी शेष फाइलें वे कल निपटा सकती है। प्रसन्नता की उमड़न दबाते हुए उसने मादले से जानना चाहा, अचानक कपूर साहब कोलकाता क्यों चले गए। मादले रहस्यमय हंसी हंसा था। उनकी बीवी ने उनके ऊपर तलाक का मुकदमा ठोक दिया और कल उसकी सुनवाई की तारीख है। बीवी कपूर साहब के साथ रहना नहीं चाहती, बोलती है कि कपूर साहब मर्द नहीं हैं। उसकी प्रसन्नता काफूर हो गई। मादले से पूछना चाहती है कि कपूर साहब के बच्चे हैं। उसका फ़ोन नंबर मुँह ज़बानी याद है उसे। सहसा उंगलियां नंबर डायल करने लगीं। संयोग से फ़ोन उन्होंने ही उठाया। उसने उन्हें बताया कि वह 4 बजे के करीब दफ्तर छोड़ सकती है। आज़ाद मैदान क्रॉस कर वह 4:20 तक चर्च गेट गेलार्ड पहुंच जाएगी। उनका क्या कार्यक्रम है। सक्सेना के पितियाउत बड़े भाई को हृदयाघात हुआ है आज सुबह। सक्सेना छुट्टी लेकर उन्हें देखने बॉम्बे हॉस्पिटल गया है। उसका काम भी जिम में आ पड़ा है। ठीक है, निचला होंठ उसकी ऊपरी दंत पंक्ति के नीचे आ दबा। दुखी मत हो। अच्छा सुनो, तुम पहुँचो गेलार्ड। अपना और श्रीवास्तव का काम पाठक के जिम में टिकाकर मैं पहुँचता हूँ 4:20 तक। उसे उनकी ये विशेषता भाती है। उसके आंकड़े को वे टाल नहीं पाते। काम बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, मगर उससे अधिक नहीं। सबसे अच्छी बात जो उन्हें लगती है वह है माँ के विषय में।
वह उससे कभी कुछ नहीं जानना चाहते। सॉरी। जितना समय वे उसके संग व्यतीत करते हैं, उसके बचपन के दिनों में टहलते रहते हैं। दूसरी शादी क्यों नहीं की उन्होंने? शादी वह करे जिसे अकेलापन काटे। उस घर में रहते प्रतिपल वह उनके पास बनी रहती है। घर के प्रत्येक कोने में उसकी तस्वीरें सजी हुई हैं। घर की कड़ी खोलते ही वह किसी भी तस्वीर से बाहर छलांग लगा उनके स्वागत में दौड़कर उनकी टांगों से लिपट जाती है। दिखाइए मेरे लिए क्या लाए हैं। जेब से उसकी पसंद की चॉकलेट निकालकर वह बैठक में रखे डिवाइडर पर रखी चॉकलेट खाती उसकी तस्वीर के सामने रख देते हैं। सॉरी। चॉकलेट इकट्ठी होती रहती हैं। मिलने पर इकट्ठी चॉकलेट वे उसे थमा देते हैं। उनके सामने वह चॉकलेट के रैपर हटाकर एक के बाद एक खाना शुरू कर देती। खाते खाते हंसी से दोहरी होती हुई उस किस्से पर चमत्कृत हो उठती हैं, जिसे सुनाते हुए वे बताते हैं कि पिछली रात उन्होंने उसके साथ घर की बैठक में जमकर क्रिकेट खेली। बॉलिंग वह इतनी जोरदार करती है कि उसकी गेंद से रसोई की 2 खिड़कियों के शीशे चटक गए। ट्रे में रखी कॉन्टेसा रम की भरी बोतल उलट गई। जब तक वह रसोई से कांच की किरचें बुहारते कूद कर वह अपने कद से बड़ा क्रिकेट का बल्ला संभाले उस तस्वीर में जा छिपी, जो उनके बिस्तर की साइड टेबल पर सुनहरे फ्रेम में जड़ी हुई रखी है। दुष्ट डर गई थी। सॉरी। कहीं माँ से उसे डांट न पड़ जाए कि तुम इतनी आक्रामक गेंदबाजी क्यों करती हो भला। अब बताए वह अकेले कहाँ हैं। उनसे मिलकर घर देरी से पहुंचने पर उसका एक ही बहाना होता है, जाने की अमरनाथ लोकल अचानक रद्द कर दी गई। लोकल गाड़ियों का बहाना खास कारगर बहाना है और विलंब से पहुंचने वालों के लिए अचूक रक्षा कवच। सौतेले पिता डावीवली के एक छोटे से जूता कारखाने में मामूली अधिकारी हैं, जिनकी घर में उपस्थिति घर को चमड़े की असहनीय बू से भर देती है। शायद घर को उस बू से बचाने के लिए माँ रसोई में टंगे छोटे से मंदे की अगरबत्ती स्टैंड की अगरबत्तियों को कभी बुझने नहीं देती। अक्सर घर देरी से लौटने पर सौतेले पिता भी वही बहाना गढ़ते हैं जो बहाना वह गढ़ती है। उसे विस्मय इस बात पर होता है कि माँ उसके बहाने पर कभी उग्र नहीं होती, जबकि सौतेले पिता का बहाना उन्हें बहाना लगता है। माँ के सिटकनी चढ़े कमरे में आती उनकी सिसकियाँ उसे उदास करती हैं। दीवारों को भेदने वाले उनके आर्त बोल भी कारखाने की किसी स्त्री के साथ चल रही प्रेम पींगों के चलते वे घर विलंब से लौटते हैं। लोकल ट्रेन उनकी सुविधा अनुसार रद्द होती रहती है। सब समझ रही हैं वे सॉरी पछता रही हैं, न जाने क्यों। उन जैसे रड़ुए के प्रेम के झांसे में आकर वे पसीज उठी, अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ ली। जबकि पहली पत्नी की ताई दीदी ने उन्हें फ़ोन करके सतर्क किया था। सुनीता की मृत्यु दुर्घटना नहीं थी, आत्मदाह था। चीज पकौड़ों के साथ कसाटा आइसक्रीम खाओगी तुम? इतनी देर में यही चुन पाए आप। वह खीस दबा नहीं पाई। कसाटा तो तुम्हें बचपन से पसंद है। बचपन पीछे छूट चुका, तुम्हारा नहीं। उनका स्वर संजीदा हो गया। पसंद बदल नहीं सकती। बदल गई होती तो मैं फिर कुछ और चुनता, तुम्हारी नई पसंद। उन्होंने संकेत से वेरे को पास बुलाया। किस बात से ऐसा लगता है आपको? बैठते ही तुम मेन्यू मेरी ओर सरका देती। हमेशा तुम्हें यकीन है कि खाने की जो भी चीज़ें मैं चुनूंगा तुम्हारी पसंद की होंगी। उसे हंसी आ गई। मेज पर मोतिया बिछ गया। उनकी तुनक कम नहीं हुई। अगर ये सच नहीं है तो मेन्यू स्वयं देख लिया करो। हंसी रुक नहीं रही थी। उन्हें तुनकाने में उसे मज़ा आ रहा था। अब ऑर्डर भी दीजिए, लिखवाइए बेरे को। ऑर्डर लिखवाने के उपरांत वे मुड़े उसकी ओर। हंसी क्यों तुम? मजाक नहीं उड़ा रही मैं आपका। फिर क्या उड़ा रही हो? हंसी इसलिए आ गई कि फिजूल आपसे उलझ रही हूँ। सच कहती हूँ,
सच यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं वही खाऊं जो आप मेरे लिए चुने। यह भी जानती हूँ आप इतना वक्त इसलिए लगाते हैं क्योंकि मेरी पसंद की 10-15 चीज़ें गड्ड-मड्ड होने लगती हैं आपके सामने और आप सोचने लगते हैं पिछली बार जो कुछ खा चुकी हूँ इस बार उसे दोहराया ना जाए। क्या मैं गलत हूँ? उनके चेहरे पर गहरा उच्छ्वास संभला आया। नहीं, लेकिन उसने कभी तुम्हारी तरह नहीं सोचा। जरूरी नहीं था कि सभी एक तरह से सोचे। ये अचानक माँ बीच में कहाँ से आ गई जो कभी नहीं आती। वे लगभग उखड़ गए। पैर भी कर रही हो, ठीक है, मगर फिर अगले को भी किसी से ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी कि मैं उसी की भांति सोचूं, जो उसे पसंद है वही करूं। उसे लगा वह घुमड़न से उलझ नहीं सकती। उसे अकेले पल ये भी लगा उसे उठना चाहिए और काउंटर पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हफ्ते भर बाद वह यहाँ आई है और यहाँ लगातार कम सितंबर की वही पुरानी धुन बज रही है जिसे वह पिछले हफ्ते सुन चुकी है। क्या उनके संकलन में कुछ और अच्छी धुनें नहीं हैं जिन्हें बदल बदल कर बजाया जा सके? ऑर्डर आने में अभी देर है। सॉरी, धुनें बदलवाना जरूरी है। वह उठकर काउंटर की ओर बढ़ चली। उसे मालूम है उसके अचानक उठाने और काउंटर की ओर बढ़ने पर वह कोई सवाल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वे सवाल नहीं करते, सवाल करते हैं कभी कभी। उसे उनके 3 महीने पूर्व किए गए एक सवाल का जवाब अभी देना बाकी है। सवाल आसान नहीं है और न उसका जवाब इतनी आसानी से दिया जा सकता। सवाल उसके होने से जुड़ा है। वह है तो उसे उस होने को महत्व देना ही पड़ेगा। जिम्मेदार व्यक्ति न अपने प्रति गैर जिम्मेदार हो सकता है न दूसरों के प्रति। यही उसकी अड़चन है जिसने उसे ठिठका रखा है। वह जानते हैं कि वह उन्हें बहुत प्यार करती है। उन्होंने बहुत चिरौरी की थी माँ से। उन्हें सब कुछ छोड़ कर जाना है, जाएं, जैसा चाहेंगी लिख कर दे देंगे। कोर्ट कचहरी की फजीयत उन्हें पसंद नहीं। हाँ, बच्चे के बगैर जीना उनके लिए कठिन है। दुनिया में उसे आंखें खोलने के साथ ही उन्हें गहरे एहसास हो गया था कि वह उस आंखें मिलमिलाती नन्ही जान के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने उसके जन्म के समय की अपनी भावनाओं को उससे 8 वर्ष की उम्र में बांटा कि उसके जन्म के समय उसे पहली बार देखने पर उसकी दादी ने उनसे कहा, मुन्ना, छोरी हूँ बहू तेरी जैसी लगे। अंगड़ाई तोड़ तू ऐसे ही आंखें तिलमिला रहा था जब पहली दफ़े सौर में मैंने तुझे दाई की गोद में देखा था। उसके आग्रह पर धुन बदल गई। वातानुकूलित खुनक भरे वातावरण में राज कपूर की श्री 420 के गीत प्यार हुआ इकरार हुआ फिर क्यों डरता है दिल मध्यम छूती सहलाती से सिहराती धुन तैरने लगी। बदली धुन ने उन्हें भी अपने साथ गुनगुनाने के लिए मजबूर कर दिया। तन्वी, बोलो पा, पुराने गाने पुराने मूल्यों की तरह है कि नहीं? पुराने गानों में बड़ा दम है, कविता है। मूल्य शब्द से उसने स्वयं को बचाना चाहा। उन्हें भी समझ में आ गया वह माहौल को कड़वाहट में डुबोने से बच रही है। वेरा ऑर्डर ले आया। चीज़ बॉल्स, जिन्हें वे पकौड़े कहते हैं, बड़ी प्लेट में सजे भाप छोड़ रहे हैं। कसाटा अलबत्ता 2 अलग अलग प्लेटों में है। उन्होंने एक प्लेट उसकी ओर खिसकाई। चीज़ पकौड़ा उठाकर दांतों से कुतरने लगे। उनके दांत में उम्र मरोड़े लेने लगी है। पिछले महीने निचले जबड़े की दाहिनी एक दाढ़ को निकलवाया है उन्होंने। अजीब चलन हो गया है। किसी भी रेस्तरां में चले जाओ, अंग्रेजी की धुनें ही बजती हुई मिलेंगी वहाँ। रेस्तरां का चलन ही वहाँ से आया है। क्यों हमारे यहाँ ढाबे मिठाइयों की दुकानें नहीं हुआ करती थी मगर उन्हें कभी संगीत से नहीं जोड़ा गया। सॉरी। हो सकता है वहाँ भी अंग्रेजी धुनें बजने लगी हों। वह हंस पड़े। अगली बार हम लोग किसी हलवाई की दुकान पर मिलेंगे। उड़पी सड़पी में तो बर्तनों की खनक ही सुनाई पड़ती है।
उसने उनकी हंसी में साथ दिया। चीज़ बॉल्स खासे कुरकुरे स्वादिष्ट बने हैं। कसाटा में बर्फ़ की अकड़ है। उसने चम्मच से अकड़ को खूंदा। कूदने से निश्चित ही उसकी अकड़ में कुछ नरमी आएगी। आइसक्रीम को पिघलाकर खाना उसे पसंद नहीं, फिर तो रबड़ी का दूध ही पीना चाहिए। उसकी देखा देखी उन्होंने भी आइसक्रीम को खूंद कर नरम करना शुरू कर दिया। अपनी अकड़ को आदमी कभी खूंदता है? आइसक्रीम खाते हुए वह उन्हें देख रही है। गले की चमड़ी तेजी से ढीली हो रही है। वे अब कसरत बसरत भी नहीं करते। पहले नियमित कसरत किया करते थे। भुजाओं की सख्त मछलियों पर उससे मुक्के मरवाया करते थे। फिर एक आध सांस छोड़ मछली को चिपकाकर उसे बाहों में भर चूमते हुए कहते थे, तुम्हारी मार के डर से उठकर मछलियाँ भाग गई। माँ के संग वह सौतेले पिता के घर आ गई थी। स्कूल जाने से पहले उन्होंने ही उसे घर का टेलीफोन नंबर और पता रटवाया था। बच्चों को घर का पता फ़ोन नंबर भली भांति याद होना चाहिए, मुसीबत में काम आता है। तीसरी सांझ माँ और सौतेले पिता के घर से बाहर जाते ही उसने फ़ोन नंबर डायल कर उससे बात की। वह जैसे उनके फ़ोन का इंतज़ार कर ही रहे थे। पिछले तीन दिनों से वे दफ्तर नहीं गए थे, बैठे पी रहे थे। उसकी आवाज़ सुनते ही वे प्रलाप करते हुए बोले, तुम्हें लेने कल मैं डोंबिवली आ रहा हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता मेरी बच्ची। आपने तो कहा था पाक, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ये तुमसे किसने कह दिया? आपके झगड़े के बीच कहते हुए सुना था। वह तो मैंने तुम्हारी माँ को नीचा दिखाने की मनसा से कहा था। गुस्से में मैं अंधा हो जाता हूँ। तब फिर मुझे माँ के साथ जाने क्यों दिया? माँ की जिद के आगे हार गया। यह भी सोचा इतनी छोटी बच्ची माँ को छोड़कर कैसे रह पाएगी। रह सकती हूँ, बोलो। नहीं रह सकती। माँ को भी मेरे साथ वापस ले आइए। अब नहीं ला सकता। बाकायदा लिखा पड़ी हुई है। उस आदमी को अब वह नहीं छोड़ सकती। छोड़ना ही होता तो यहाँ से जाती ही क्यों? पर वह आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता, और उस आदमी को तुम। मैं भी उसे अच्छी नहीं लगती, वैसे सकनी लगी थी। रो मत मेरी बच्ची। बताओ, तुम्हारी माँ इस बात से परेशान नहीं है? है पा। तब मुझे अलग कमरे में सुलाने लगी हैं। मुझे अकेले डर लगता है। तेज होती सुबकियों के बीच उसने उन्हें सूचित किया, घर की घंटी बजी है। उसका अनुमान है माँ और सौतेले पिता घर आए हैं। मौका मिलते ही वह उन्हें दोबारा फ़ोन करेगी। 13 वर्ष कट नहीं गए, काटे गए। माँ को उसने कभी भनक नहीं लगने दी, और वह कब कहाँ कैसे मिलते हैं। माँ उसे प्रतिक्षण चेतावनियों से लादती रही, उसका मरा मुँह देखे अगर कभी वह अपने पिता से बात भी करे। उसे अचरज होता माँ के मुँह से ऐसी भाषा सुनकर। आखिर उनके भीतर घृणा के कितने कुएं हैं जो अब तक उलीझते भी खाली नहीं हुए। उन्हें कभी यह भी ख्याल नहीं आया कि किसी बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता है जो उसका पिता नहीं है। उसे पिता कहकर पुकारना। उस घर में रहते हुए उसने सौतेले पिता से कभी कोई बात नहीं की। पढ़ाई में डूबी रहती दिन रात। कक्षा में सदैव अव्वल आने ने ही रेलवे में नौकरी पाने में उसकी मदद की। उन्हें छींकता हुआ पाकर वह अनायास चिंतित हो आई। क्या हुआ? ठंडा खाने का असर है। एसी कुछ बड़ा हुआ नहीं लग रहा। ठंडक जितनी थी उतनी ही है। आइसक्रीम नुकसान कर गई। सर्दी आपको वैसे ही रहती है। चेहरे को लापरवाही से झटका उन्होंने। छोड़ो, छींक के डर से मैं आइसक्रीम खाना नहीं बंद कर सकता। सुड़ुप आवाज़ निकालते हुए आइसक्रीम खा जरूर रहे हैं, मगर उनकी निर्निमेष दृष्टि सामने पड़े पर्दों की सांधों से उलझी जाने कहाँ गुम हो गई। ऐसी मुद्रा में वे जब भी होते हैं उसे लगता है कि उसके साथ होते हुए भी वह कहीं स्वयं से जा भिड़े हैं। अपनी भिड़ंत से बाहर अक्सर वे उसके लिए अपरिचित हो उठते हैं, तनिक हिंसक, जबकि वे हिंसक नहीं हैं। प्रकृति नहीं है उनकी हिंसक। तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ का शक गलत नहीं है उसके बारे में।
उसने चम्मच चाटते हुए पूछा। समझी नहीं, किसके बारे में? उसके बारे में जो जूतों के कारखाने से रोज घर देरी से लौटता है। एक मराठी लड़की उसकी ज़िंदगी में है। चकित हो उठी। पाक को कैसे मालूम? उसने तो कभी कुछ कहा नहीं, उन्होंने कभी कुछ पूछा भी नहीं। फिर यानी माँ के बारे में सारी जानकारी है उन्हें। रास्ते अलग हो जाने के बावजूद जानकारी है तो उसे सच स्वीकार करना ही पड़ेगा। उन्हें मालूम है तो ये छिपा भी नहीं सकती। माँ की सिसकियाँ घर की दीवारें फांद क्या उन तक दौड़ आती हैं। माँ इन दिनों अच्छी खासी परेशान रहती हैं। उसने स्वीकारा। उनके स्वर में विद्रूप उतरा। खामोशी से सह लेना चाहिए, जैसे मैं सह लिया करता था, जानते हुए कि वह चमड़े वाले के साथ घूमती है। अब पता चल रहा होगा उसे। अकेला कर दिया जाना कितना खतरनाक होता है। उन्होंने आगे टिप्पणी की, जैसे उनके सामने वह नहीं माँ बैठी हो और उन्होंने अपने पंजों से बाघ नख पहन लिए हों। वह भेद नहीं पा रही है उसके चेहरे को। माँ की पीड़ा उनके नासूरों पर फाहा साबित हो रही है। उम्र में भी चमड़े वाला उससे 6 साल छोटा है। अब नहीं सहा जा रहा है। ये हिंसक व्यक्ति उसके पा नहीं है, हो भी तो उसे स्वीकार नहीं। वही ठहरे हुए हैं पुश्तैनी दुश्मन की तरह। मेरा तस्तरीस में बिल ले आया। लपक कर उसने बिल उठा लिया। उनकी छीना झपटी के बावजूद पहली बार उसने बिल चुकाया। कमाने के बावजूद उनका बिल चुकाना उसे अभिभावक का संरक्षण लगता रहा है, जबकि घर में वह माँ से अपने खर्च के लिए एक पैसा नहीं लेती, बल्कि 1000 रुपया महीना उन्हें पकड़ा देती। 8वीं कक्षा में आते ही उसने हिंदी पढ़ाने के 2 ट्यूशन पकड़ लिए थे। उसका बिल चुकाना उन्हें खिन्न कर गया। स्वचालित दरवाज़ा खोलकर दोनों फुटपाथ पर आ गए। तुम घर रहने कब आ रही हो? उनका सवाल उसकी चुप्पी को खरोंचने लगा। बाहर उमस बढ़ गई है। उमस ने उसे अनमना कर दिया। उमस उससे झेली नहीं जाती। सबसे बुरे लगते हैं उसे उमस भरे दिन। लेकिन यह भी सच है कि पाक के साथ जब वह होती है, उमस उसके पास फटकने से कतराती है। जाने आज क्यों उल्टा हो रहा है। लग रहा है उमस उनके साथ के बावजूद बढ़ रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि सांसों में घुलती उसकी खारी आर्द्रता सांसों को सीने तक पहुँचने नहीं दे रही है। उसे मालूम है कि साथ चलते हुए वे उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी भी क्षण वे इस हिमाकत के लिए उसे टोक सकते हैं। उन्हें कुछ क्षण पहले किए गए अपने सवाल का जवाब भी चाहिए। सवाल नया नहीं है, 3-4 महीने पुराना है। उन्होंने कहा था जल्दी तय कर लो, कब तुम चमड़े वाले के घर से अपना झोला झंडा उठाओगी। अपनी वसीयत भी उन्होंने तैयार करवा ली है। 2 कमरों वाले उनके सुंदर फ्लैट की एकमात्र मालकिन है वह उनकी बच्ची तन्वी गुप्ता। उसकी अंतिम इच्छा है कि वह अपने घर लौट आए। बालिग हो चुकी है अब वह सोचती है ये क्या है आखिर, अपने लिए और उनके लिए, माँ के लिए। माँ ने कहा था किसी भी हालत में मैं तन्वी को तुम्हारे पास नहीं छोड़ने वाली। जानती हूँ तुम तन्वी के लिए तरसोगे, रोओगे, दीवारों से माथा सिर कूटोगे, कूटते रहो, जीवन पर्यंत कूटते रहो। एक सांझ उन्होंने उससे कहा था जिस दिन तुम अपने घर लौट आओगी उनके पास उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं बचेगा। बोलो तन्वी, कब घर आ रही हो तुम? उनका स्वर अधीर हो आया। किसके? उसकी कनपटियों पर उमस पिघल रही थी। वे शायद मुस्कराए उसके सवाल पर। अपने और किसके? मैं तो आपका घर है। वह चिढ़ से गए। जहाँ रह रही हो वह किसका घर है? माँ का। कोई हिचक नहीं थी उसके स्वर में। पगली भई तो मैं कह रहा हूँ तुम अपने घर लौट आओ। निर्णय ले लिया है, अपने घर ही लौटना चाहती हूँ। तब दिक्कत क्या है? दिक्कत है घर ढूंढना। क्या मतलब? उनका स्वर गुर्राया। मतलब अब मैं बालिग हो चुकी हूँ और अपने घर में रहना चाहती हूँ, आपके पास ही 1 रूम किचन किराए पर लेकर। उन्हें माटुंगा उतरना है और उसे डॉबीवली शॉर्टकट आज़ाद मैदान ही है।
बोरीबंदर यानी शिवाजी टर्मिनल पहुंचने के लिए। उसने उनकी बाईं कोहनी धर ली और उन्हें सड़क क्रॉस करवाने लगी। उसे अचरज हुआ, उसकी पकड़ में उन्होंने अपनी कोहनी नहीं छुड़ाई। हठी बच्चे की भांति घिसटते हुए ही सही उसका अनुसरण करते हुए रोड क्रॉस करने लगी। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।